जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी आज एक की नई क्लास में। दोस्तों, हम एक और मॉक टेस्ट लेके आए हुए हैं। पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है जिसको आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज इस टेस्ट को करेंगे और अपने तैयारी के स्तर को चेक करेंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट में जो 17 अप्रैल से स्टार्ट है, 17 से 26 अप्रैल तक, उसमें बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं। तो अपनी तैयारी को बहुत तेज करना है, बहुत धार देनी है, बहुत सारी मेहनत करना है, क्योंकि इस बार हमको फौजी जरूर बनना है, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसी क्रम में हम एक और टेस्ट लेके आए हैं जिसको हम और आपको मिलकर करना है और अपने तैयारी के स्तर को चेक करना है। तो दोस्तों, चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक है। दोस्तों, प्रश्न है, वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से कौन सी परत सबसे नजदीक है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। वायुमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। तो दोस्तों, जो पूछा गया है वो पृथ्वी से पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो होगा क्षोभ मंडल। पृथ्वी की जो सबसे निचली परत होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और उसके बाद समताप मंडल होता है। क्षोभ मंडल में दोस्तों कभी कभी प्रश्न आपका आता है कि मौसम संबंधित घटनाएं कहां पर होती हैं। तो कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधित मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और दोस्तों, कभी उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में दोस्तों क्या होता है? वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। समताप मंडल में समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और आपका संचार संबंधित जो कार्य होता है, संचार संबंधित, वो कहां पर होता है? आयन मंडल में। संचार कहां पर होता है? आयन मंडल में। और उसके बाद जो बहिर्मंडल है वो सबसे ऊपरी परत होती है वायुमंडल की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का कौन सा देश आबादी के हिसाब से तीसरे स्थान पर है? दोस्तों, ऑप्शंस हैं इसके: चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और भारत। तो दोस्तों, जो दुनिया में फर्स्ट कौन सा है, ऑप्शंस देख लेते पहले। तो दोस्तों, इसका जो फर्स्ट है कौन सा है, वो फर्स्ट पर कौन है? चीन। पहले पर चीन है। दूसरा कौन है? भारत। और तीसरे पे कौन सा देश है? अमेरिका। तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि दुनिया में प्रथम आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद किस देशांतर पर स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन इसके ये हैं: 82.5 डिग्री पूर्व, 85.5 डिग्री पूर्व, 84.5 डिग्री पूर्व या 86.5 डिग्री पूर्व। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो 82.5 डिग्री पूर्व। हम लोग दोस्तों जो हमारा ग्रीनविच टाइम है वो इलाहाबाद नैनी से ही लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्व से। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं: नेपाल, तिब्बत, भारत या फिर भूटान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी, तिब्बत होगा। दोस्तों, जो तिब्बत है वो चाइना से अधिकृत देश है और मानसरोवर जो आपकी झील है वो तिब्बत में स्थित है। विकल्प है प्रश्न है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून, 26 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 16 दिसंबर। तो उसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 15 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों ये पूछा गया है, भारत के किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, एम एस एम वी रमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो दोस्तों सबसे पहले किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था दोस्तों? कभी कभी पूछते हैं। तो 1913 में। किस लिए मिला था? तो इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था। या कभी कभी ये प्रश्न आता है कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य में। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य क्षेत्र के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा राज्य को पूछा गया है भारत के। आप ये देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ये प्रथम राजस्थान है, द्वितीय मध्य प्रदेश है और तृतीय कौन सा है? तो तीसरा राज्य है महाराष्ट्र। चौथा कौन है? चौथा है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपकी आर्मी की परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस इसके देख लेते हैं। 1944, 1930, 1942 या फिर 1931। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी, 1942 होगा। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये होगा सही जवाब भारत छोड़ो आंदोलन में। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शंस हैं काराकोरम, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी। तो दोस्तों जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है वो है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी जो भारत में ही है, तो ऑप्शंस ये आ जाएगा केटू। केटू केटू गाडविन ऑस्टिन। और अगर ये ऑप्शंस ना हो तो भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी कंचनजंगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा। ऑप्शन देखते हैं पहले। गुजरात की सीमा लगती है दोस्तों। तमिलनाडु भी तटीय राज्य है। केरल में भी मालाबार तट है, तटीय राज्य है। ऑप्शन डी है इसका छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किसी भी प्रकार से समुद्र तट से नहीं लगती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ये एक स्थलीय सीमा वाला राज्य है। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विकल्प इसके देखते हैं। विकल्प है हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन
सी प्रशांत महासागर। प्रश्न कभी कभी आता है कि मैरियाना गर्त कहां पर है? मैरियाना गर्त कहां पर है? तो ये भी है, कहां है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में है। दोस्तों कभी कभी पूछता है सबसे गहरा महासागर, तो यही पूछ रहेगा ऑप्शन में, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, शेर शाह सूरी, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या फिर अकबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। अगर प्रथम पूछा जाए, प्रथम, तो हो जाएगा बाबर। अगर प्रथम मुगल बादशाह या पहला मुगल बादशाह पूछा जाए तो वो हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी छात्रों को पता होगा, सभी भावी फौजियों को ये प्रश्न पता होगा। फिर भी आइए देख लेते हैं, हो सकता किसी को ना पता हो तो क्लियर हो जाए। यमुना नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या फिर सतलज नदी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, वो होगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, कोलंबस और वास्को डिगामा में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, तो इसमें कोलंबस अमेरिका के बारे में बात हुई है। तो इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 1592, 1798, 1492 या फिर 1600 में। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज थी। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? तो वो होगा 1498 में। वास्को डिगामा ने 1498 में किसकी खोज की थी? भारत की, भारत के जलीय मार्ग से भारत की खोज की थी। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ऑप्शंस इसके हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर केरल। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत का जो सबसे साक्षर राज्य है वो है ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न, भारत से ओके दोस्तों, तो ये थे जीके के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज के 15 प्रश्न जीके के समझ में आए होंगे, आशा करता हूं आपको समझ आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब आगे देखते हैं साइंस का महत्वपूर्ण सेशन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम वैसा ही डिजाइन किया गया है कि आपके एग्जाम में पेपर में सीधे फंसे। तो दोस्तों देखते हैं साइंस का नेक्स्ट सेशन। प्यारे साथियों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। चलते हैं आज के क्लास की आगाज करते हैं। और एक चीज ये आप सब कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर 4 साल का है। 4 साल नहीं, 4 दिन की भी नौकरी, ये फौज की नौकरी है, तब भी बच्चे जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये पैसे कमाने वाली नौकरी नहीं है, ये सेवा करने वाली नौकरी है। सेवा करना हमको किसकी? भारत माँ की सेवा। भारत माँ की सेवा केवल किसी, सबको अवसर नहीं मिलता भारत माँ की सेवा करने की। तो चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? पहला है CaCN2, दूसरा KNO3 और तीसरा CH3COO। तो एसिटिक एसिड तो पहले जान ले, एसिटिक एसिड क्या होता है? तो एसिटिक एसिड क्या होता है? सिरका। क्या होता है? सिरका। तो सिरके का सूत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब कैसे जानेंगे सिरके का सूत्र? एसिटिक एसिड। आप देखिए किसी को एसिड बना रहता है, पेट में गैस बनाओ तो कहते हैं एक काम करो, खाने के साथ सिरका मिला लो। तो एसिड को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिरके का प्रयोग करते हैं। तो CH3COOH होता है। यही कहा जाए एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3
CH3OH होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से डिटर्जेंट किसके साथ झाग बनाता है? डिटर्जेंट किसके साथ झाग बनाता है? पहला है नदी का पानी, दूसरा है कठोर जल, तीसरा है मृदु जल। तो डिटर्जेंट किसके साथ झाग बनाता है? तो इसका उत्तर होना चाहिए नदी का पानी भी होना चाहिए, मृदु जल भी होना चाहिए। तो ए और सी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें ए और बी लिखा हुआ, तो इसका ए और सी कर लीजिए सभी लोग। नदी के पानी के साथ भी डिटर्जेंट झाग बनाता है, और मृदु जल, यानी मृदु जल कोई अलग जल नहीं, पीने योग्य जल को ही क्या कहा जाता है? मृदु जल कहा जाता है। चलिए, एक पिछले स्लाइड में गलत हो गया था। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है C2H5OH होता है, उसका एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है, एथिल एल्कोहल का, एल्कोहल का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिटमस का रंग अम्लीय घोल में क्या होता है? लिटमस अम्लीय घोल को क्या कर देता है? तो इसका ऑप्शन होगा लाल, नीला, बैगनी या पीला। तो एक छोटा सा ट्रिक याद करेंगे, क्या याद करेंगे? अनीला, पहले अम्ल लिख देते हैं ऊपर और क्षार, अम्ल और क्षार, क्षार। तो क्या इसका जुगाड़ क्या है? अनीला, अनीला और छालानी, छालानी। यानी अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। अम्ल, अम्ल नीले को, नीला को लाल कर देता है, लाल। तो इसमें अम्लीय घोल में क्या होता है? तो नीले को लाल करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल, उत्तर हो जाएगा। नीले रंग को क्या कर देता है? अम्ल, लाल कर देता है। जबकि क्षार क्या करता है? क्षार से क्षार और ला को ये क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है। तो आप इसी के साथ दो चीजें आपको पता चल गई। ये क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लिटमस पेपर का कार्य क्या है? लिटमस पेपर का कार्य क्या है? अम्लीयता तथा क्षारीयता को ज्ञात करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, पहला ऑप्शन 7, दूसरा 13 और तीसरा 14 और चौथा 8 है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। जबकि ऑक्सीजन का कितना होता है? देखिए ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आ से ऑक्सीजन, आ से 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अवतल दर्पण में वक्रता की त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? अवतल दर्पण में वक्रता की त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा F बराबर 2/r, दूसरा F बराबर r/2 और तीसरा r बराबर F/2 और चौथा F बराबर 2/f। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहां पर यह ध्यान रखना है कैपिटल R ही होना चाहिए, स्मॉल r नहीं। चलिए, फोकस दूरी को किससे? कैपिटल R से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विभवांतर को मापने की इकाई क्या है? पहला ओम, दूसरा एम्पियर, तीसरा वोल्ट और चौथा न्यूटन। तो आप देखते हैं विभवांतर या विद्युत विभवांतर रहेगा तभी बात एक ही होता है। तो बाद से विभवांतर और बाद से क्या हो जाएगा? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। जबकि ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। न्यूटन किसका है? तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। तो देखिए, प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध या विरोध करे तो क्या करोगे? ओम ओम करोगे। क्या करोगे? ओम ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का मात्रक या विभव का, विद्युत विभव कहेगा तभी देखिए सब में वाह वाह दिख रहा है, तो वाह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश की गति या प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि वैसे सामान्यतः लिखा रहता निर्वात में या वायु में, किसी में आपको डिनोट जरूर करता है। तो इसमें कहा गया 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 10�7 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3 गुणे, इसमें सब में आप किसी भी चाल, प्रकाश की चाल पूछाएगा 10⁸ जरूर रहेगा। तो 10⁸ केवल किस में दिख रहा है? लास्ट वाले अंक में दिख रहा है। तो वैसे ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल
या वायु में कहेगा तब भी क्या होता है, 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। अब प्रति लगाना, यहां पर प्रति लगना था मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, दोनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की दिल की धड़कन की गति कितनी होती है? तो दिल की धड़कन की गति हो जाएगा, पहला ऑप्शन 180 प्रति मिनट, 54 प्रति मिनट और 72 पर मिनट, 140 प्रति मिनट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 72 प्रति मिनट। कितना? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जबकि श्वसन दर पूछा जाए, कितना श्वसन दर कितना होता है उस व्यक्ति की श्वसन दर, श्वसन दर कितना होता है? तो 18 प्रति मिनट। कितना? 18 प्रति मिनट। एक वयस्क मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 18। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से क्या खून में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है? अधिवृक्क रस, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। तो यहां क्या कहा गया है? चीनी की मात्रा या शुगर की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन बनाने में कौन सी धातु सहायक है? तो इंसुलिन बनाने में जस्ता धातु सहायक है। क्या? जस्ता धातु सहायक है, जस्ता धातु सहायक है इंसुलिन बनाने में। मधुमेह बीमारी किसकी कमी से हो जाती? इंसुलिन की कमी से हो जाती। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान होता है, पहला है 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और तीसरा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चौथा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, या त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण कहे या मंदन कहे, त्वरण या मंदन कहे, मंदन को रिटार्डेशन कहते हैं। सबका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जबकि दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? न्यूटन में, मीटर में, हर्ट्ज में या सेंटीमीटर में? तो सभी लोग आंसर करते रहे भाभी अग्निवीरों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवृत्ति को किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति को किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में। आवृत्ति यानी बार बार, हर बार। आवृत्ति मतलब होता कोई चीज बार बार किया जाए, हर बार किया जाए, उसी को बोलते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति की मात्रा क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। चलते हैं। ताप बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या असर पड़ता है? क्या असर पड़ेगा? तो एक इसमें एक 3 चीजें याद करना जरूरी है। पहले इसको ऑप्शन देख लेते हैं। गति घट जाती है, गति बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है और फिर वेग घट जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो एक HTP याद करना है आपको। HTP, HTP मतलब होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता, आर्द्रता। क्या होता है? ताप, ताप यानी टेम्परेचर, और P से होता है प्रेशर, प्रेशर यानी दाब। देखिए, नमी बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, या आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? चाल बढ़ जाती है, चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर भी क्या होती है? चाल बढ़ जाती है। लेकिन दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना। HTP आप भूलेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूजन, पहले क्या प्लस प्लस और बाद में गायब, कोई प्रभाव नहीं। दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि आर्द्रता या नमी और ताप का प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ने ध्वनि की चाल पर क्या होगी? चाल बढ़ जाती है या गति बढ़ जाती है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिकृति बनाना। प्रतिकृति बनाना मतलब एक प्रकार का फोटो कॉपी करना कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उभयचर की विशेषताएं क्या है? पहला, पानी में रहना, पानी और जमीन दोनों पर रहना, जमीन पर रहना, पेड़ों पर रहना। उभयचर मीन्स होता है कि जो 2 जगह कॉमन हो। क्या हो? 2 जगह कॉमन हो, उसे बोलते हैं उभयचर। तो 2 जगह कॉमन यानी पानी और जमीन दोनों कहां पर दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साइंस के सेशन यही समाप्त होता है। इसके बाद मैथ का सेशन देखिए। तो प्यारे छात्रों, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ।
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के इस शानदार सेशन में। अभी आपने साइंस का धमाकेदार सेशन देखा। आइए अब मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र के से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसने कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो देखिए ऐसा ही कुछ वृत्त बनेगा। इसने कहा है कि जो है 3 सेंटीमीटर केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, और इसकी इसने कहा है कि ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये कुछ ऐसा करके बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ट्रिपलेट बन रहा है 5 और 3 का। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी कितनी? 4, क्योंकि 3 4 क्या होता है? 3 4 5 और ट्रिपलेट होता है। अगर ये 4 है तो ये पूरी जीवा पूछ रहा है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर दूर से स्थित लंबाई की जीवा क्या होगी, तो ये भी 4 होगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 8। तो 8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है रूट के अंदर x+2 अपॉन x+3 बराबर 2/3। तो इसका देखते हैं। देखिए, अब अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे x+2, इसके ऊपर से रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर से रूट लगा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है रूट x+3 और इधर लिखा हुआ है 2/3। अब हम क्या करेंगे? हमको सबसे पहले क्या करना है? रूट को हटाना है, तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो देखो, अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए, अब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट पूरा हट जाएगा, ये हो जाएगा x+2, नीचे हो जाएगा x+3 बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तियां 9। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, अब यहां से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 9x प्लस 9 दूनी 18। जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 4x प्लस 4 तियां 12। अब x वाले एक तरफ कर लेंगे और संख्या वाले एक तरफ, तो 9x में से 4x निकलेगा तो बचेगा 5x बराबर, इधर ये प्लस का 18 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 12 में से हमको 18 घटाना है, तो माइनस का क्या बच जाएगा यहाँ पे? माइनस का 6 बराबर 5x के। अब x बराबर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा -6/5, -6/5। ठीक है, तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है एक त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग रेडियन में बताना है। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और 180 को ही क्या कहते हैं रेडियन में? पाई कहते हैं। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए, काम समय का प्रश्न आ गया। देखिए, लिखा हुआ है 4 मजदूर एक दिन में 140 मीटर की क्या बनाते हैं? सड़क बनाते हैं। तो कह रहा है एक हफ्ते में कितनी सड़क 4 मजदूर बना सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 बटे w2।
अब देखिए M1 हमको कितना दिया हुआ है, 4 मजदूर हैं तो 4 लिख लिया, ठीक है। एक दिन में तो 1 लिख लिया। कितनी मीटर सड़क बनाते हैं, 140 मीटर की क्या बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, बराबर। फिर उसने कहा तो 4 मजदूर यानी M2 हमको फिर 4 दिया। दिन कितना लग रहा है इसको, 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन लग रहा है। और कितनी सड़क बनाएंगे, इसका मतलब हमको यहां से क्या निकालना है, W2 निकालना है। अब देखिए अब इस 4 से इस 4 को काट देंगे, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे तो W2 बराबर आ जाएगा, इसका इससे करेंगे 14 सत्ते कितना होता है 98 और एक ये 0, तो कितना आएगा 980 मीटर की सड़क बन जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन देखिए, जितने भी शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, इन सब के फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि इनके अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तभी ये प्रश्न लगते हैं। जैसे इसने कहा कि शंकु का आयतन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन। तो लिख देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये होता है शंकु का आयतन। अब इसी में वैल्यू रख दीजिए, बस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई का मान होता है 22/7, R देखिए त्रिज्या दिया हुआ है 7, अब स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, ऊंचाई दिया हुआ है 15 तो इसको 15 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 इक्के 3, 3 पछे 15 हो जाएगा। अब क्या बचा है हमारे पास, 22 बचा हुआ है, गुणे 7 बचा हुआ है, इधर 5 बचा हुआ है। तो इधर हम गुणा करेंगे तो 22 गुणे 7 पछे 35। अब 35 दूना 70 का 0 और 35 दूना 70 और 7 77, 770 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है एक गोले के, दो गोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या मतलब R1 और इधर हो जाएगी R2, इनका रेशियो दिया हुआ है कितना है, 1:3 का। तो पूछ रहा है गोले के वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको गोले का वक्र पृष्ठ आना चाहिए। वक्र पृष्ठ क्या होता है गोले का, 4 पाई R स्क्वायर। अब ये R1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 पाई R R2 का स्क्वायर। अब देखिए इस 4 से ये 4 कटेगा, इस पाई से ये पाई कटेगा। अब R1 का मान इधर दिया है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और इधर R2 3 है और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 1:9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि A बराबर 1 और B बराबर 3, C बराबर 1 और D बराबर 4। तो इसमें केवल वैल्यू को रखना है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक सीरीज, तो आप A की जगह यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ प्लस लगा है। B की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। C की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। और D की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए ABCD यानी सबका गुणा लिखा हुआ है तो सबका गुणा कर दीजिए, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3 और 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो 2 भी था, तो 2 इंटू 12। अब सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, 9 1 10, 10 और 17 27 माइनस 12 दूना 24। अब इधर से घटाएंगे तो आएगा कितना 3। अब 3 इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है, यही क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है A माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। जितने भी फॉर्मूले मैथ में होते हैं 15 में से कम एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कोई ना कोई फॉर्मूला पूछेगा
या तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई मान पूछ लेगा, जैसे कि साइन साइन का मान हो गया, tan 30 का मान हो गया, साइन 60 का, कॉस का, ऐसे मान पूछ लेता है। तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 14:35 समानुपात 16x। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो आप करना, इसका गुणा हमेशा इसके साथ और इसका गुणा हमेशा इसके साथ, दूर दूर वालों का गुणा एक साथ और पास पास वालों का गुणा एक साथ। जब आप इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुणे में x बराबर, ये हो जाएगा 35 गुणे में 16। अब x के साथ जो संख्या रहेगी वो जाएगी बटे में, तो यहां से 14 हटके आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ। अब काट लीजिए, 7 दूनी 14 और 7 पच्छे 35, 2 1 के 2, 2 अट्ठे 16 और 8 5 40। तो इस x की वैल्यू क्या आ गई? 40। 40 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 6, 8 और 10 त्रिभुज है। 6, 8 और 10, तो देखिए 6, 8 और 10 ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट किस में बनेगा? समकोण त्रिभुज में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ट्रिपलेट को आप याद करते हैं, जैसे 6, 8, 10 हो गया, इसी का क्या हो जाता है? 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, ये भी क्या है? ट्रिपलेट है। ये अगर आपको याद रहेगा तो सवाल। तो आइए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज का प्रश्न है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर होता है PRT, PRT बटे 100। PRT मतलब मूलधन, दर और समय। तो देखिए मूलधन कितना है? 6000 है, तो मूलधन 6000 रख लीजिए। दर 6% है और समय है 4 साल, और बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा आपका। आप गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 24 छक्का हो जाएगा कितना? 144 और 1 जीरो 1440। 1440 ऑप्शन में नहीं है, ये शायद 1240 लिखा हुआ है, ये है 1440, ऑप्शन नंबर डी। ये आप लिख सकते हैं 1440। दोस्तों आप लोग लगातार अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि अब परीक्षा आपकी एकदम नज़दीक है और हमारे चैनल पे अब महा मैराथन शुरू की जाएगी अगले 1 या 2 दिन में। अभी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है, जैसे ही डाटा बनाया जा रहा है, क्योंकि हम सबसे बेस्ट आपको देंगे जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में हिट करेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो एक दिन में कितने दिन होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ये हो गया। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। बस सबका गुणा करना है, बस सबका गुणा किए आंसर आ जाएगा। इन सबका आप गुणा करेंगे तो आएगा 86,400। यही आपका क्या है? सही जवाब है दोस्तों। देखिए कैलकुलेशन आपको फास्ट रखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन तेज नहीं होगी तो वहाँ ऑनलाइन जब पेपर होगा तो आपको एक बार स्क्रीन में देखना रहेगा, फिर आप नीचे नोट करके लिखेंगे, तो उससे समय बहुत लगता है। जीके और साइंस में ये होता है कि आपको आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो देखिए इसकी औसत चाल हमको बतानी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी है? यहाँ 60 किलोमीटर है, यहाँ 40, कुल दूरी हो गई कितनी? 60 और 40 100 किलोमीटर की।
और कुल समय कितना, यहाँ लगा है इसको 2 घंटे, यहाँ लगा 1 घंटे, टोटल समय कितना हो गया 3 घंटे। अब 100 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो आएगा 33.33। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें एलसीएम मासा निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। लिखा हुआ है 64, 96, 112 और 72। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों को काट देगी। तो देखिए अगर हम 8 से काटे तो ये 8 अट्ठे 64, ये भी 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा और ये भी, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी ब्रह्मास्त्र क्लासेस जो हमारी टीम की तरफ से आपको दी जाएगी वो अपने आप में बेस्ट होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन। चलिए साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ब्रोक को 53,196 और ड्रेम को 73,624 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रोड को क्या लिखा जाएगा। तो इसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आपने सुना होगा, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि बी को क्या लिखा गया है 5, और आर को क्या लिखा गया है 3, ओ को क्या लिखा गया है 1। सेम उसी टाइप का। अब देखिए आर यहाँ पर दिख रहा है, आर का कोड क्या दिया है बच्चे, आर का कोड 3 दिया गया है, तो यहाँ आर का मान इसका मतलब हमको पता चल गया 3। अब ओ के जगह क्या दिया हुआ है, ओ के जगह हमको कितना दिया है 1, यानी कि ओ का मान यानी 31 आ गया। अब देखिए ए कहाँ लिखा हुआ है, अब ए उसमें तो मिल नहीं रहा है, तो ए का कोड आप देख ले, ए यहाँ पर है और ए के जगह के कोड क्या दिया हुआ है, लास्ट 2 दिया है। तो 31 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 31 और 2 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कोड देखना रहेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है, लास्ट में इसका क्या पूछ रहा है पढ़ना रहता है। देखिए तो घास का रंग क्या होता है। अब बताए, पहले घास का रंग आपको सोचना है, घास किस तरह होता है, हरी होती है। घास किस तरह होता है, हरा। अब देखिए हरा को क्या कहा गया है, तो हरे को पूरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, हरे को काला कहा गया। हरे को काला, तो इसका मतलब क्या होगा, घास का रंग क्या होगा, काला, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। इसमें पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना रहता, डायरेक्ट आपको पहले क्या पूछा गया वो, जैसे घास का रंग क्या होगा, तो घास का रंग आप सोचना पड़ेगा, हरा होता है। हरे को क्या कहा गया, तो हरे को काला, तो इसका उत्तर हो जाएगा काला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। चलिए बना लेते हैं, पी बिंदु से, मान लो कोई भी पी बिंदु बना देते हैं। किस दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशाएं पहले बना देते हैं आपको। ऊ से ऊपर उत्तर, दक्षिण, और इधर बोलते हैं पश्चिम, और इधर बोलते हैं पूरब। अच्छा, इसको कैसे उत्तर दक्षिण में कभी कंफ्यूज ना हो, तो ऊ से ऊपर होता है, ऊ से उत्तर होता है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उत्तर। और यहाँ पर इसको पश्चिम पूरब को कभी कंफ्यूज ना हो, तो इसको क्या करेंगे, पप्पू। क्या करें, पप्पू, पा से पश्चिम और पू से पूरब। और अपने यहाँ पप्पू रहते नहीं है राहुल गांधी, इस तरह कह सकते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं, 20 कहाँ चला, उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर किधर मुड़ता है, तो दाएं। रीजनिंग में क्या होता है कि हमारा दायां ही रीजनिंग का दायां होता है। तो हमारा दायां क्या है, आप हाथ अपना देख लीजिएगा, हमारा दायां इधर है। तो फिर कितना चलाना है, 10 किलोमीटर चलना है। ठीक है, 10 किलोमीटर चला। तीर लगाना, तीर का मुंह जो बना रहे उसको भूलेंगे नहीं, नहीं तो आप गलत क्वेश्चन करते। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो पुनः फिर किधर मुड़ता है, दाएं। तो अब देखिए दाएं हमारा किधर है, नीचे की तरफ है, तो दाएं कितने मीटर चला, कितने किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर चला। चलिए देख लेते हैं। चलकर वह किस बिंदु पे पहुंचा, क्यू बिंदु पे पहुंचा। तो अब पूछ रहा है रोहन का मुख किस दिशा में है, रोहन का मुख किस दिशा में है। तो बताइए मोहन किधर जा रहा है, इधर दक्षिण की तरफ चित्र बना हुआ, देखिए दक्षिण क्या है, तो उत्तर हो जाएगा, इसका मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा। तो इसमें सबसे बड़ी बात, जो इंट्रोडक्शन दे रहा होता उसको पहले नंबर पे, स्त्री क्या है बता रही है किसी को, स्त्री को हम पहले नंबर पे रखते हैं, नहीं बताए, स्त्री को हम पहले नंबर पे रखेंगे, और आदमी जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको हम लास्ट में रखेंगे।
लास्ट पे रखते हैं। करते हुए कहा, तो ये बताओ, ये जो वह मेरी शब्द है, वह मेरी किसके लिए? ये स्त्री खुद के लिए कह रही है, तो स्त्री, वह मेरी माँ के, तो मेरी माँ मतलब स्त्री के माँ, स्त्री के माँ के पिता, पिता का एकमात्र दामाद, पिता का एकमात्र दामाद, संकेत करते हुए वह मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता मतलब हो गए क्या? नाना जी हो गए। माँ के पिता का एक, पिता का दामाद, पिताजी का दामाद मतलब होगा मेरे मम्मी के पति जी, मेरे मम्मी के पति, मेरी माँ ये है तो पति इनके क्या हो जाएंगे? वही पुरुष हो जाएंगे, पुरुष। अब ये क्या पूछा है? तो वह स्त्री उस आदमी से, यानी इस आदमी या पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो उस पुरुष की क्या है? पुत्री है। क्या है? पुत्री। तो पुत्री यानी बेटी यहां पर लिखा हुआ, तो इसका उत्तर पुत्री या बेटी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी निश्चित कोड में रस्ट को क्या लिखा जाता है? QBRU लिखा जाता है। तो उसी कोड में लाइन को क्या लिखा जाए? लाइन को क्या लिखा जाए? अब यहां पर पहले जब भी आपको वर्णमाला सीरीज दिखे तो पहले इसको नंबर सीरीज में जरूर बदलना है। तो नंबर आर क्या है? 18, यू कितना है? 21 है, यस कितना है? 19 है, और टी कितना है? 20 है। अब यहां पर भी सेम कर लीजिए, ये कितना है? 21 है, ये क्यू 17 है, और ये कितना है? 22 है, और ये कितना है? 18 है, और यू कितना है? 21 है। आप एक चीज देख रहे हैं कि 18 से कितना हुआ? पहले क्या करा? एक घट रहा है, फिर दूसरे में क्या हो रहा है? एक जुड़ रहा है, फिर यही प्रोसेस चल रहा है। देखिए 20, यस है 19 है, सॉरी यस 19 है, फिर इसमें क्या हो रहा है? यानी एक पहले घट रहा है, फिर एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है। तो सेम यहां कर सकते हैं। पहले क्या करें हम? जोड़े। यहां पर देखिए कितने यल कितने नंबर पे आता है? तो यल आता है 12 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। और यन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे? 5 आता है। तो पहले हमको क्या करना है? देखिए 18 था तो 17 होगा, पहले घटाना है, यानी 11। तो 11, फिर देखिए, फिर जोड़ोगे कितना हो जाएगा? +1, 12, फिर घटाओगे कितना हो जाएगा? 13, और फिर क्या करो? जोड़ा, यानी 6। तो 11 नंबर पे आता है के, और 12 पे क्या आता है? यल, और फिर 13 पे क्या आता है? यम, और आता है के यल यम, के यल, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आई पहले घटा है तो के हो गया, फिर आई, अच्छा 9 लिखना था तो 9 की जगह हमको 10 लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 पे क्या आता है? जे आएगा, के जे एम एफ। तो के जे एम एफ उत्तर ये सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख चुके हैं, डायरेक्ट कैसे लगाना मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पर लिखा है रक्त का रंग क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं रक्त का रंग क्या होता है? लाल। अच्छा, लाल को क्या कहा गया है? और लाल को डायरेक्ट देखना, लाल को भूरा कहा गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भूरा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद छात्रों, जय भारत।